नमस्कार मित्रों, इटर्नल एडोसेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संप्रेषण कम्युनिकेशन के विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट से आपको पिछले साल पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर तो पता हो ही जाएंगे, उसके अलावा आपको प्रश्नों की प्रकृति भी पता चल जाएगी कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों का समावेश है जो विगत वर्ष यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं। तो अभ्यास प्रश्न संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का पहला प्रश्न जो यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछा गया था। आप ये देखते चल सकते हैं कि कब कब पूछा गया था, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी, लेकिन हर प्रश्न में बताया गया है कि ये प्रश्न कब पूछा गया था। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है, तो इसका आंसर है तदनुभूतिक अधिगम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संचारित संदेश को माना जाता है। तो संचारित संदेश को क्या माना जाता है, एक सेकंड में आप भी देख लीजिए, इसको सोच लीजिए। तो संचारित संदेश को माना जाता है सामाजिक उत्पाद। चूंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और एग्ज़ाम भी सर पे है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे और उत्तर को देखेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराना है। तो चलिए अगला प्रश्न है, कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है किसके उपयोग से बचकर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। घिसी पिटी शब्दावली। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है। तो इसमें से कौन सा उपयोगी है, किस चीज के लिए। जो कक्षा में संप्रेषण होता है उसके अंतर्गत जो अवरोध हैं उनको दूर करने के लिए इसमें से कौन कौन सा उपयोगी है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है डी वाला, और इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है। तो है शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना, फिर है वाणी में उतार चढ़ाव, फिर भाषण को प्रासंगिक बनाना। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है, हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, और तर्क आर है, आलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी वाला, ए सही है परंतु आर गलत है। तो जो अभिकथन है हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, ये तो सही है, लेकिन आलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते, ये गलत है। अगला प्रश्न है, डिकोडिंग के पश्चात
प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। तो डिकोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की आपको पहचान करनी है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। डिकोडिंग के बाद होगा फीडबैक, फिर होगा वातावरण, फिर होगा संदर्भ और उसके बाद होगा व्याघात। तो इसको आप देख लीजिए। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो डिकोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान है फीडबैक, वातावरण, संदर्भ और व्याघात। अब हम लोग को सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखिए, समकालिक माध्यम, असमकालिक माध्यम, घनीभूत माध्यम, अनुप्रयोगी माध्यम। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। समकालिक माध्यम है दूरभाष, असमकालिक माध्यम है ईमेल, घनीभूत माध्यम है अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया और अनुप्रयोगी माध्यम है मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग। फिर से देख लीजिए। समकालिक माध्यम है दूरभाष, असमकालिक माध्यम है ईमेल, घनीभूत माध्यम है अंतःक्रियात्मक मल्टीमीडिया और अनुप्रयोगी माध्यम है मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, देखिए ये सब प्रश्न आया है यूजी नेट 2020 में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। इसको अभी आंसर वैसे ही देना है जैसे पिछली क्लास में, पिछली प्रश्न में दिया था। तो पहले हम अभिकथन पढ़ लेते हैं। प्रभावी संप्रेषक अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्वर के साथ तालमेल कर लेते हैं। तर्क है, यह तालमेल अनुवय की कला का अंग है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ए वाला। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो फिर से देख लीजिए। प्रभावी संप्रेषक अपनी अभिव्यक्ति में कार्य मुद्रा और स्वर के साथ तालमेल कर लेते हैं क्योंकि यह तालमेल अनुवय की कला का अंग है। तो इसको आप रट सकते हैं। अगला है, अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। तो इसका आंसर है 9 का सी। तो हम लोग देख लेते हैं 9 का सी में क्या क्या है। 3, 4, 5। और अब हम देखते हैं इस प्रश्न को। अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव योगदान देते हैं। तो इसका आंसर होगा तदीयत्व की भावना बढ़ाना, प्रतिभागिता को स्वीकार करना, अनुनयात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति आत्मकथा में सम्मिलित है। इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं। कक्षा में अच्छे संप्रेषण की गति आत्मकथा में सम्मिलित है। उदासीनता, अभिप्रेरणा, संगठित होना यानी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। सामीप्य समसूचकता। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले
कौशलों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है सी 1 और 4। तो हम लोग यहीं से पहचान लेते हैं, वाचन और श्रवण, संभाषण तथा लेखन। तो संप्रेषण द्वारा संबंधित होने वाले कौशल हैं वाचन और श्रवण, संभाषण तथा लेखन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क कथन आर के रूप में है। तो अभिकथन है बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। फिर है संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर होगा बी वाला। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये दोनों कथन सही हैं कि बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, लेकिन संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया की सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले होता है प्रेषक, फिर संकेतन, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर विकोडन, फिर प्राप्तकर्ता। निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? तो ये हमको देखना है कि इसमें से बाधक तत्व कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तो बाधक तत्व है भौतिक शोर, फिर है शब्दार्थ संबंधित शोर और मनोवैज्ञानिक शोर। विषयेतर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर है पराभाषिक। कक्षा में निम्नलिखित में किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? शब्दार्थ शोर के कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। फिर है सादृश्य संप्रेषण में से विषय वस्तु को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्थिर। ये एनटीए नेट के जून की 2019 की परीक्षा में आया था। जितने भी प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं वो कभी ना कभी आए हुए हैं। तो सादृश्य संप्रेषण में से विषय वस्तु को माना जाता है स्थिर। अब इसको सुमेलित करना है। देखिए, संप्रेषक है संवेदी अंग, फिर है आग्राहक है मस्तिष्क, संदेश है वैद्युत चुंबकीय आवेग और माध्यम है केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो संप्रेषक क्या है? संवेदी अंग है। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। संप्रेषक है संवेदी अंग, अग्राहक है मस्तिष्क, संदेश है वैद्युत चुंबकीय आवेग और माध्यम है केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया सी वाला। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधु रस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है? ये समूह संचार का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम चुनिए। तो विगोपन है, सूचना है, विगोपन, सूचना, प्रत्यायन, व्यवहार, संबंधी परिवर्तन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मास मीडिया का कार्य है? संस्कृति को प्रसारित करना। एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे कहा जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्रियान्वितकारी प्रतिमान। फिर है, आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतया है उपभोक्ता सचेत। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? ज्ञान। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए। किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? उसे अकादमिक पाठ का ध्यान रखना चाहिए और संप्रेषण विकर्षणों का ध्यान रखना चाहिए। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे ध्यान रखना चाहिए, उसे अकादमिक पाठ का ध्यान रखना चाहिए और संप्रेषण विकर्षणों का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही पर होती है, अच्छी करना काफी कठिन हो जाता है। पूर्वानुमान मतलब अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही पर होती है, अच्छे या अच्छी पूर्वानुमान करना काफी कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रमण प्रक्रिया को गेट कीपिंग कहा जाता है। अभिकथन, प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता। तर्क, लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। तो इसका आंसर है ए गलत है और आर सही है। तो जो ए है, प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता, ये गलत है। लेकिन लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है? तो इसका आंसर है प्रकार्य प्रतिस्थापन। नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में संप्रेषण में संलिप्त श्रोता के प्रकार का उल्लेख है, जबकि सेट 2 में उनकी विशेषता दी गई है। तो देख लेते हैं। BCD, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। गैर श्रोता अन्य, ये है, इसकी विशेषता है अपेक्षित जानकारी के अलावा। फिर है सीमांत श्रोता, इसका आंसर है संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है।
और जो मूल्यांकक श्रोता होता है वो संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। ये आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा और इजी करती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले का ए का 1 होगा, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो अब देखते हैं हम आराम से। तो गैर श्रोता जैसे दिया है यहाँ पे कि 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में संप्रेषण में संलिप्त श्रोता के प्रकार का उल्लेख है और सेट 2 में उनकी विशेषता। तो जो श्रोता का प्रकार है गैर श्रोता अन्य, इसकी विशेषता है अपेक्षित जानकारी के अलावा जानकारी में लिप्त होता है। ठीक है। फिर जो सीमांत श्रोता है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। फिर मूल्यांकक श्रोता जो होता है वो संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। और जो सक्रिय श्रोता होता है वो निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है। तो जो अवाचिक संप्रेषण होता है वो असंरचित होता है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? तो उसको 1, 4, 5 देख लेते हैं। उसे संगठित रहना चाहिए, उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। तो इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? तो उसे संगठित रहना चाहिए, उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और उसे कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। 1, 2, 5। तो निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? मूर्तता को, शिष्टाचार को और सुसंगति को। अगला प्रश्न है, कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो इसमें निजी एवं अनुसरणकारी उपागम को उपयुक्त माना जाता है। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? निजी एवं अनुसरणकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। एक, 4, 5। ध्वनि का उतार चढ़ाव, विरामों का उपयोग, वाणी दर और प्रबलता। तो निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं? पराभाषिक कहलाते हैं। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनना था, तो इसमें उत्तर है ध्वनि का उतार चढ़ाव, विरामों का उपयोग और वाणी दर की प्रबलता। अगला प्रश्न है,
कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? तो इसका आंसर होगा शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। कक्षा अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? तो इसका आंसर है शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा क्रियान्विति परक प्रतिमान। अगला प्रश्न है, प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिका रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मैं संदेश वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक और छात्र के बीच उदग्र संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है? कूट संकेतन, संकेत, संदेश, चैनल। सबसे पहले कूट संकेतन, फिर संकेत होगा, फिर संदेश होगा, फिर चैनल होगा। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावी वर्णनात्मक प्रस्तुति करता या करती है। छात्रों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? उदग्र संप्रेषण प्रतिमान का। नीचे 2 समूह दिए गए हैं। समूह 1 में इंद्रिय संवेदी प्रकारता विनिर्दिष्ट है, जबकि समूह 2 में उनके अनुरूप संभाषिक संप्रेषण का वर्णन है। दोनों समूहों को सुमेलित करें और उपयुक्त कूट का चयन करते हुए अपना उत्तर दें। तो इसको चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो इंद्रिय संवेदी प्रकारता है ये और दृष्टांत परक संभाषण है। तो इसको हम लगा लेते हैं पहले, फिर इसका आंसर देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। दृश्य परकता, इंद्रिय संवेदी परकता, इसका दृष्टांत परक संभाषण क्या होगा? दृश्य प्रकारता का होगा यह मुझे सही लगता है। दृश्य प्रकारता, यह मुझे सही लगता है। फिर श्रवण प्रकारता, श्रवण प्रकारता में कहता है मुझे सुनने में यह ठीक लगता है। फिर है स्पर्श प्रकारता, मैं समस्या पर अपनी उंगली नहीं रख सकता। फिर है घ्राण प्रकारता, कुछ षडांग है। और फिर है रस प्रकारता, रस प्रकारता, इससे मेरे मुंह में बुरा स्वाद आता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भी कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कक्षा क्रियान्विति में कुसंप्रेषण का एक सशक्त सूचकांक है? विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में प्रवर्तित किया जाता है? संप्रेषण का उदग्र प्रतिमान। मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से
किसका कार्य करते हैं? संकेतक का। आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? अपरिमेय। प्रभावी कक्षागत संप्रेषण में छात्र क्या आत्मसात कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4। ज्ञान, विषय वस्तु, अभिव्यक्ति और भाषा प्रवृत्ता। तो फिर से देख लीजिए, प्रभावी कक्षागत संप्रेषण में छात्र क्या आत्मसात कर सकते हैं? ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, विषय वस्तु को आत्मसात कर सकते हैं, अभिव्यक्ति को आत्मसात कर सकते हैं और भाषा प्रवृत्ता को आत्मसात कर सकते हैं। संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार हैं, क्या हैं? 3, 4, 5, 6। प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, मूल्यांकन चुनौतियाँ, व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ और शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। तो इसको फिर से देख लीजिए, संप्रेषण से जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार हैं प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ, मूल्यांकन चुनौतियाँ, व्यवहारिकता संबंधी चुनौतियाँ और शक्ति संबंधी चुनौतियाँ। कक्षागत संप्रेषण का आधार है, तो कक्षागत संप्रेषण का आधार है ध्यान विचलन। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को बनाती है। वृत्तीय, पूर्ण और अंतःक्रियात्मक। प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया को वृत्तीय बनाती है, पूर्ण बनाती है और अंतःक्रियात्मक बनाती है। कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है। कक्षा संप्रेषण के आदर्श प्रस्तुति में शामिल होता है ग्राफिक्स। तो आज की क्लास में 51 प्रश्नों को ही देखते हैं। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। अगला वीडियो में पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आऊँगी, जो संप्रेषण के बाकी जो भी प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व करा दूँगी। आज आप इतना देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।